भारोत्तोलन के क्षेत्र में चंपानगर के खिलाड़ियों का सुनहरी अक्षर में नाम लिखा जाता है। यहाँ के वेट लिफ्टर में इतनी क्षमता थी कि टाटा स्टील जैसे कंपनी के टीम को भी धूल चटा दिया था। जब बिहार स्टेट में झारखंड शामिल हुआ करता था, उस वक्त चंपानगर के वेट लिफ्टर का तूती बोलता था। यहाँ के वेट लिफ्टर शोहरत की बुलंदियों पर थे, तो इसमें एहसान खालिद और चंपानगर के बाशिंदों का भी काफी योगदान था। आज इसी अतीत को उजागर करने के लिए एक बार फिर से चंपानगर में एहसान खालिद ने एहसान खालिद के नाम से एक जिम्नाजियम खोला है, जिसमें युवाओं को वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। एहसान खालिद पूर्णिया से आकर इस खेल को प्रमोशन दे रहे हैं। देखिए आपकी आवाज़ 22 की खास रिपोर्ट। आज मैं ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करा रहा हूँ। वो शख्सियत हैं एहसान खालिद साहब, जो वेट लिफ्टिंग में 50 साल का तजुर्बा रखते हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आज जो वेट लिफ्टिंग जो पूरे मुल्क में हो रहा है, क्या क्या इसमें होना चाहिए जिसमें कि बच्चे ज़्यादा जुड़े हैं और स्पोर्ट के जानिब राग़िब हों। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वेट लिफ्टिंग की शुरुआत तो पूर्णिया से की थी, मगर ज़्यादा वक्त मैं चंपानगर भागलपुर में दिया हूँ। और चंपानगर 73-74 से ही वेट लिफ्टिंग यहाँ ज़्यादा कुश्ती का प्रचलन था, और कुश्ती के लिए तितर खलीफा बच्चों को कुश्ती का ट्रेनिंग दिया करते थे अखाड़ा में। और जब मैंने वेट लिफ्टिंग सीखी तो पहला कंपटीशन चंपानगर में ही 1974 में हुआ था, जिस समय इतना ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी। पुराने लोहा लक्कर हुआ करते थे और उसी के साथ हम करते थे, जिसमें काफ़ी लोग बस्ती के लोग इकट्ठा हुए थे। और सही में 49 साल पहले की बात है। लिफ्टिंग तो 50 साल शुरू करने से हो गया मुझे, मगर 48-39 साल के बाद से कंपटीशन जो है या टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना। सबसे पहले टूर्नामेंट में आने के पहले हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत कोशिश इसलिए करते थे, जहाँ जहाँ कोई अगर मेला लगता था, कोई स्पोर्ट्स होती थी, तो वहाँ वेट लिफ्टिंग का सामान लेके चले जाते थे। वहाँ पर लोगों को बताते कि वेट लिफ्टिंग इस तरह से होता था। और उस समय के वेट लिफ्टिंग में अभी के वेट लिफ्टिंग में कोई फ़र्क नहीं है। पहले भी वेट लिफ्टिंग स्नैच हुआ करती थी, क्लीन जर्क हुआ करती थी, अभी भी स्नैच और क्लीन जर्क हुआ करती है। अभी सिर्फ वेट लिफ्टिंग में बदलाव सिर्फ आया है खाने पीने का। पहले हम लोग का ये मानना था कि आप वेट लिफ्टिंग करके या कोई भी स्पोर्ट्स करके पूरे अपने आप को थका लीजिए, पसीना पसीना हो जाइए, उसके बाद घर में जाके खाना खाइए। तो उसमें होता था क्या कि बॉडी जो है डिहाइड्रेट हो जाती थी, माने कमज़ोर हो जाती थी। उसको पूरा होने के लिए 2-3 दिन का वक्त लगता था। मगर अभी जो यूरोपियन टेक्नोलॉजी आई है, वर्ल्ड में काफ़ी कंट्री जो उस टेक्नोलॉजी को सीख रही है और कर रही है, तो आपको जिस समय एक्सरसाइज करते हैं उस समय आपको एक तरह से सप्लीमेंट तरह से फ्लूइड जो है आपको दिया जाता है, जो एक्सरसाइज करने से पहले भी आप कंप्लीट मात्रा में थोड़ा लेते हैं, उसके बाद एक ड्यूरिंग एक्सरसाइज में लेते हैं और आफ्टर एक्सरसाइज में लेते हैं, जिससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट या कमज़ोर नहीं होती है। यही वजह है कि वेट लिफ्टिंग का इम्प्रूवमेंट डे बाय डे होते चला गया। और अभी हम लोग ओलंपिक में मेडल लेके आ रहे हैं और वर्ल्ड में मेडल लेके आ रहे हैं, एशियन गेम में मेडल लेके आ रहे हैं, कॉमनवेल्थ में मेडल लेके आ रहे हैं। तो ये सिर्फ बच्चे या लड़के अपने लिए अपने स्तर से नहीं, इसमें सरकार का बहुत बड़ा सहयोग है। सरकार ने काफ़ी योजनाएं बनाई कि आप
डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन कराएंगे तो आपको साल में इतने पैसे मिलेंगे, स्टेट लेवल का कंपटीशन करेंगे तो इतने पैसे मिलेंगे, नेशनल लेवल का कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे इतने पैसे मिलेंगे, इंटरनेशनल कंपटीशन करेंगे इतने पैसे मिलेंगे। और जब ओलंपिक जाते हैं तो उनको इतना पैसा मिल जाती है कि मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी लोगों को वो लिफ्टिंग में जोड़ सकता है। तो एक मिनट मैं रोकना चाहूँगा आपको। चंपानगर एक दौर में वेट लिफ्टिंग के शोबे में बहुत आगे था। ये इतना आगे था कि यहाँ के लोग मिसालें दिया करते थे। लेकिन आज ये वेट लिफ्टिंग का जो हाल हो गया है, इस पर कैसे आप चेंज करेंगे, कैसे लाएंगे कि न्यू नस्ल आए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस इवेंट को शामिल हो करके वेट लिफ्टिंग की तरफ राग़िब हो? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है कि चंपानगर एक ज़माने में टाटा स्टील जैसी टीम को हरा दिया करती थी। जो टाटा स्टील ने टीम जो है स्टेट चैम्पियनशिप में कभी नहीं हारी, मगर वो चंपानगर से हार गई। इसका खास रीज़न ये था कि यहाँ के लड़कों में इतना जुनून था और इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि रेगुलर वो प्रैक्टिस करते थे। और जिसमें मोहम्मद सलमान हुआ, मोहम्मद अली हुआ और कई लड़के लोग हैं जो कि स्टेट में नेशनल में पार्टिसिपेट किए हुए हैं और नेशनल में मेडल लेकर के आए हैं। स्टेट में तो बराबरी मेडल लेके आ रहे थे। तो इससे क्या हुआ, बस्ती वाले भी मदद क्या करते थे। बस्ती वाले का बहुत रुझान था कि चंपानगर के बस्ती वाले बच्चे जाकर दूसरी जगह मेडल लेके आ रहे हैं। और यहाँ 4 बार स्टेट चैम्पियन हो चुका है। 78 में हो चुका है, 85 में हो चुका है, 94 में हो चुका है, एक बार और होता रहा है। अब चूँकि एक अखाड़ा यहाँ हुआ करता था मदरसे के पास से, उसका बंद होना वेट लिफ्टिंग की गिरावट आना हो गया। ये अखाड़ा बंद होने के बाद जगह की कमी हो गई, बच्चों को जगह नहीं मिला और वो जगह की कमी के साथ साथ इंटरेस्ट भी ख़त्म होने लगा और उसमें पार्टिसिपेशन भी घटने लगा और पार्टिसिपेशन दूसरे इवेंट का ज़्यादा हो गया। जैसे पावर लिफ्टिंग का हो गया, बॉडी बिल्डिंग का हो गया, किसी को हाथ बनाने का शौक़ है, किसी को चेस्ट बनाने का शौक़ है। ये सब चीज़ें आ गई ये बस्ती में, जिसके चलते लोग का रुझान इसी तरफ चला गया। आपने जो ये अभी जिम खोला है, एहसान खालिद साकिब हेल्थ फिटनेस एंड सेंटर, तो इसका मकसद क्या है? बस मेरा कोई ये नहीं है कि जिम में कोई बॉडी बिल्डर या कोई पावर लिफ्टर या कोई सब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ का काम करे, वैसा कुछ ड्रीम ही नहीं है। मेरा ड्रीम यही है कि यहाँ पर स्पोर्ट्स के लोग करें, चाहे वो वेट लिफ्टिंग करते हों, चाहे वो बैडमिंटन खेलते हों, चाहे कबड्डी खेलते हों, चाहे वॉलीबॉल खेलते हों। ये जिम उन खेलों में मदद करती है उनके परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाने में। आप देखिएगा कि प्रो कबड्डी होती है, सारे कबड्डी के प्लेयर जो है जिम का इस्तेमाल करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में क्रिकेट होती है, सारे क्रिकेट प्लेयर जो है जिम का इस्तेमाल करती है। एथलेटिक में जितने भी खिलाड़ी हैं उनका परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाने में जिम का बहुत बड़ा हाथ है। जिम से वो अपने परफॉर्मेंस को, अपने इवेंट को, अपने टाइमिंग को, अपने जवलिंग को, अपने डिस्कस को फेंक सकते, ज़्यादा दूर तक ले जा सकते हैं। और जो बिना मतलब का जिम कर रहे हैं, जिनका कोई पर्पस नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, तो वो मेरा ख्याल है कि उससे हम सहमत नहीं है, एग्री नहीं है। और अब चूँकि सबका अपना अपना शौक़ है, पैसा दे के लोग करते हैं। किसी देखिएगा फिल्म स्टार का जिम में बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो उनका एक पर्पस है कि जिम अगर किए हैं तो वो 30 साल में रिटायर नहीं हो रहे हैं, 50 साल में भी उनका बदन उसी तरह से है और वही मार्केटिंग बनी रहती है। मॉडलिंग कर रहे हैं तो जिम कर रहे हैं तो अच्छा बदन दिखेगा, तभी आपको मॉडलिंग में जगह मिलेगी। तो यहाँ पर जिम खोलने का पर्पस 2 साल पहले मोहम्मद अली के साथ बनाया था कि वेट लिफ्टिंग का कैसे फिर से दोबारा रिवाइव हो, फिर से शुरू हो। तो कोशिश है और ये कोशिश जारी है और काफ़ी इसमें लोगों का सहयोग की ज़रूरत है। और यहाँ बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे कि लड़के करने वाले मिलेंगे, कंपटीशन में जाने वाले मिलेंगे।
और देखा गया है कि हमारे यहाँ से उठ के भागलपुर टाउन में वेट लिफ्टिंग चली गई है। जो सिक्योरिटी शिप होती थी वो भागलपुर टाउन में है, जो चंपानगर में हुआ करती थी वो वहाँ है। तो कोई बात नहीं है, समय है, वक्त है, आएगा, फिर से आपके पास लड़के तैयार होंगे, फिर से वो आपके पास वो संस्था आपके पास आ जाएगी। संस्था का मतलब है कि आप बच्चों का डेवलपमेंट कैसे कराएंगे, और ये सोच के नहीं कराइए कि इसको जो है हम तुरंत कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। आप अगर स्टेट लेवल के पहुंचते हैं, नेशनल में पहुंचते हैं, तो आपको सर्विस मिलने में आसानी होगी, और उसका फ़ायदा जो भी डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग होती है वो लोग भी उठाते हैं, और आपको खुद से आपको फ़ायदा नज़र आएगा। जैसा कि हमने टाटा स्टील जब ज्वाइन की थी तो हम चाहते थे 2 साल के अंदर ही अपना स्पोर्ट्स को बंद कर देते, मगर हमने ऐसा नहीं किया। मेरे एक विज़न था कि हमको चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करना है, स्टेट में बराबर चैम्पियन होना है, नेशनल में बराबर चैम्पियन होना है, और इंटरनेशनल खेलना है। तो वो ड्रीम मैंने मेहनत से और लोगों के सपोर्ट से, टाटा स्टील ने हम पे बहुत सारे पैसे खर्च किए, बहुत सारे फैसिलिटी दिए, बहुत सारे टूर्नामेंट में भेजे, और बहुत सारे ट्रेनिंग कराए। वेट लिफ्टिंग तो एक जरिया था कि जिससे आप कहीं कहीं जा सकते हैं, मगर बहुत कुछ सीखने को मिला। टाटा स्टील जो है अगर एम्प्लॉय को रखती है तो उसको मेंटली और फिजिकली के साथ साथ उसको हुनर भी सिखाती है, जिससे कि आप जो कामयाबी के रास्ते पे चलेंगे। और टाटा कंपनी का मैं एहसानमंद हूँ जो उन्होंने मेरे साथ बहुत हमदर्दी और अच्छे से सहारा दिया और मुझे इस काबिल बनने में काफ़ी मदद की। जमशेदपुर में जब हम रहते थे तो जमशेदपुर में काफ़ी लोगों का सपोर्ट था। स्पोर्ट्स आप अकेला नहीं कर सकते, जब तक आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। शुरू में आपको लगेगा कि आप अकेले जाके कर लेंगे, मगर नहीं, आपके पास 2-3 आदमी का होना, 2-3 आदमी का साथ जाना आना होना चाहिए, तभी आप स्पोर्ट्स को आप में अच्छा कर सकते हैं। इसी स्पोर्ट्स की बुनियाद पर आपने सारे मुल्क का दौरा किया, उसके अलावा आप इंटरनेशनल भी गए, और वो क्या बोलते हैं कि कोशिश थी आपके कि हम ओलंपिक भी खेलें, लेकिन नहीं खेल पाए। लेकिन अब वो जो आप नई नस्ल को तैयार कर रहा है, क्या वो ओलंपिक तक जा सकते हैं? इसमें ये हुनर है? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। एक्चुअल हम लोग वेट लिफ्टिंग या कोई भी स्पोर्ट्स बहुत लेट में चालू करते हैं। जब तक मेरी उम्र 16, 17, 18 साल, 20 साल नहीं हो जाए तो हम नहीं करते हैं। तो इससे आप कुछ लेवल तक आप जा सकते हैं, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट जा सकते हैं, स्टेट जा सकते हैं। यहीं इसी के आसपास आप हो सकता है कि कुछ आप जान पहचान है तो नेशनल में आपको पार्टिसिपेशन मिल जाएगा, मगर उससे आगे नहीं जा सकते हैं। अगर हम बच्चों को पकड़ते हैं 10 साल या 12 साल के, 13 साल 14 साल के बच्चों को, इसके पास वक्त बहुत रहती है कि ये इनको अगर सही से गाइडेंस किया जाए, सही से ट्रेनिंग दी जाए, तो ये इसके पास इतना वक्त रहता है, 10 साल का टाइम रहता है कि इंटरनेशनल बहुत आसानी से खेल सकते हैं। इंटरनेशनल में ओलंपिक ही नहीं होती, इंटरनेशनल में यूथ भी होती है, जूनियर भी होती है, सीनियर भी होती है, उसके बाद बच्चों का भी होता है। अब जिस तरह से हम लोग 50 साल से कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप फुटबॉल में क्वालिफाई करें, तो मेन इसका रीज़न क्या है? फुटबॉल देखने वाले बहुत हैं, मगर फुटबॉल को प्रमोट करने वाले बहुत कम लोग हैं। दूसरी बात है कि बच्चे जो हैं फुटबॉल जो खेलते हैं वो काफ़ी लेट में शुरू करते हैं, और उनका टेक्निक और यूरोप का टेक्निक से मेल नहीं खाता है। वो लोग 6 साल 7 साल में उन लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, स्कूल में आइडेंटिफाई कर लेते हैं 1 क्लास 2 क्लास में, ये बच्चा किस स्पोर्ट्स के लिए फिट बैठता है। अब मेरे यहाँ पर क्या होती है इंडिया में कि हम लोग सोचते हैं कि मेरे को जो पसंद है हम करेंगे, अब मेरे पेरेंट को जो पसंद है वो पेरेंट करवाना चाहेगा। इसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है। होता क्या है कि पेरेंट कुछ चाह रहे हैं, स्टूडेंट कुछ चाह रहे हैं, जिससे कि वो परफॉर्मेंस बढ़ नहीं पाता है। बच्चा सब जगह लटक जाता है।
बच्चे अगर पेरेंट की बात सुनता है तो अपने मन की नहीं कर पाता है, अपनी बात सुनता है तो उसका बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह से है वो नहीं समझ पाता है कि हम किस काबिल हैं। आप उस दौर के प्लेयर रहे जब सहूलियात नहीं थी, लेकिन आज सब जगह सहूलियात है, हर जगह लोग पहुंच जाते हैं, अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्टर मिल जाएंगे। आज जो स्कूल में अच्छे स्कूल हैं, अंग्रेज़ी मीडियम है स्कूल, जिसमें बच्चे को भेजा जाता है पढ़ने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा गार्जियन पैसा खर्च करते हैं कि अच्छी तालीम हो। तो स्पोर्ट्स की तरफ क्यों नहीं रुझान आता है गार्जियन का कि स्पोर्ट्स की तरफ भी भेजें बच्चों को? नहीं, अभी बिहार सरकार, जब बिहार की बात करें तो 70-80 के ज़माने में बिहार सरकार को खेलकूद से इतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, मगर नीतीश सरकार के आने के बाद बिहार में स्पोर्ट्स का लेवल बहुत ही अच्छा हुआ और खिलाड़ियों को, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलता हो या प्रखंड लेवल के खेलता हो, उसको आइडेंटिफाई किया गया और उनके साथ न्याय किया गया, उनको सहूलत दी गई, उनके साथ जो ज़रूरत की चीज़ है वो मुहैया कराया गया सरकार के द्वारा। चूँकि सरकार इसमें चाहती है कि हमारा स्टेट जो है अच्छा करे और कर भी रहा है। और हमने अभी पूरे बिहार का दौरा किया 6 महीना 7 महीने के अंदर, कई डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया, जिसमें सहरसा हो, कटिहार हो, भागलपुर हो, पूर्णिया हो, मधेपुरा हो, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट का, जितना ज़्यादा गांव के लेवल पे बच्चे लोग तैयार हैं स्पोर्ट्स करने के लिए, करना चाहते हैं। जो बच्चे स्कूल से भागते थे अब स्कूल में पहुंच रहे हैं और वो स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं और हम सोचते हैं इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वक्त लगेगा, बहुत जब आप पीछे रहते हैं तो कुछ चीज़ हासिल करने के लिए काफ़ी वक्त लगती है। आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं कि पूर्णिया से चल करके आप चंपानगर पहुंचे हैं ताकि यहाँ अच्छे से तरबियत दे सकें और खिलाड़ियों को पैदा कर सकें। ये जज्बा कैसे पैदा होगा कि जो आपके बाद की जो नस्ल है वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं, वो कैसे आएंगे फील्ड में? हाँ, इसमें हम इसीलिए चाहते हैं कि जो बच्चे आते हैं उनके गार्जियन आए, उनके पेरेंट आए, उनके माँ बाप आए, वो भी समझे कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है। और अभी क्या है कि आप कोई भी चीज़ खेलते हैं, माँ बाप को पता है कि बच्चे हमारे खेल रहे हैं, मगर खेलने से एक चीज़ नहीं है कि आप स्पोर्ट्समैन ही बन जाएंगे। खेलना कूदना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपकी तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी और आप अच्छा स्टूडेंट, जो बच्चा अगर अपने हेल्थ के पीछे, अपने जिस्म के पीछे, अपनी तंदुरुस्ती के पीछे अगर शुरू से ख्याल रखेगा तो किसी गलत काम में नहीं जाएगा, नशाखोरी में नहीं जाएगा, किसी गलत सोहबत में नहीं जाएगा। ये मेरा मानना है, ये हकीकत भी है। हो सकता है 1-2% कुछ गलत हो जाए, मगर ऐसा देखा गया कि स्पोर्ट्समैन जो है कभी कोई गलत काम में जाते नहीं है। स्पोर्ट्समैन की एक पहचान अलग हुआ करती है। स्पोर्ट्समैन को हर मुकाम पे, चाहे सरकारी हो, चाहे बस्ती लेवल का हो या गांव हो या शहर हो, उसमें एक अलग निगाह से देखी जाती है। इसलिए देखी जाती है कि उनमें बहुत सारी खूबियां पाई जाती है कि उनको हमेशा कोशिश रहता है कि वो बहुत ईमानदार और अपने खेल कूद के साथ साथ लोगों का एहतराम, लोगों की इज्जत, लोगों का तहजीब किस तरह से अपने आप को बरकरार रखें, वो ख्याल रखते हैं। खेलने का पर्पस ये नहीं है कि आप मेडल लेके आइए और उसके बाद जो है आप मारपीट कीजिए, दंगा फसाद कीजिए, कुछ गलत काम कीजिए। खेलने कूदने का मतलब ये भी होता है कि आपके घर में जो दूसरे लोग हैं आपसे सबक लें कि हमारा बच्चा जो है कामयाबी के सीढ़ी पर चढ़ा है। आखिरी क्वेश्चन है कि आपका क्या मैसेज है इन बच्चों के लिए? हमारा मैसेज यही है कि देखिए, आज अगर 2 बच्चे या 4 बच्चे मिलते हैं तो इंशाल्लाह हम कोशिश हम करें या ना करें, आने वाले जो बच्चे जो भी कर रहे हैं, 2 बच्चे भी अगर इसमें से नेशनल इंटरनेशनल पहुंच जाएंगे तो मेरी जो ड्रीम है वो पूरी हो जाएगी। हम ये नहीं चाहते हैं कि पूरा जिम्नाजियम जो है आपका पूरा जिम्नाजियम ही इंटरनेशनल लेवल में पहुंचेगा या कोई नेशनल लेवल में चैम्पियन होगा।
ऐसा होता नहीं है, ना हुआ है ना होगा।